नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं और इस पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और इस पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट में जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार को आज हम देखने वाले हैं। और ये जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो इसमें कम से कम जो प्रैक्टिस सेट में हम लगाएंगे, मतलब 5 से 6 वीडियोस इसके लगेंगे। ठीक है, तो आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट है, आप इसको देखिए। अगर आपने पॉलिटी का मौलिक अधिकार पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के, यानी मौलिक अधिकार के। तो 5 से 6 वीडियोस लगेंगे। आज का ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, पॉलिटी का मौलिक अधिकार का जो टॉपिक है, इसका ये प्रैक्टिस सेट 1 है। फिर और वीडियोस आएंगी, 5-6 वीडियो होंगी पॉलिटी के मौलिक अधिकार के। तो आज का पहला प्रश्न है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपका सिलेबस कॉमन कॉमन ही होता है। जीके रेलवे में भी पूछा जाएगा, जीके एसएससी में भी पूछा जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो रेलवे में नहीं होते। तो ठीक है, तो आपको देखना है कि सिलेबस हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, इससे आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और मैं आपको सभी प्रश्नों को वैसे भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में मिलता है। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो क्या ये आर्टिकल को हम अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 5 में कि भाग 5 में कि भाग 3 में कि भाग 2 में। भाग में पूछा है ना। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार का उल्लेख यानी वर्णन जो मिलता है वो आर्टिकल नंबर 3 में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है, तो आप कहेंगे ये 12 से शुरू होता है और 35 तक ख़त्म हो जाता है। आप ऐसा नहीं कहेंगे 12 से 35 के बीच, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 12, 13 ऐसे करके। ठीक है, उसमें सब सेक्शन भी आएगा, सब सेक्शन। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक इसका उल्लेख मिलता है मौलिक अधिकार में। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, यानी कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। पहला टॉपिक क्लियर हुआ कि जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक, और ये मौलिक अधिकार आर्टिकल कितने से कितने तक है, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और इसे यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है, तो राजनीतिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। क्या जीवन का अधिकार, आप जीवन को कहेंगे ये एक नागरिक का अधिकार है, ये नागरिक अधिकार है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा राजनीतिक अधिकार है वो है वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। और बाकी जो ये जीवन जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, काम का अधिकार है। ठीक है, और एक संपत्ति का अधिकार और एक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी क्या है, नागरिक अधिकार है। और ये जो अधिकार होते हैं ये सभी के लिए होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल भारतीयों को होंगे। कोई विदेशी यानी फॉरेनर अपने देश में आएगा या अपने देश से कोई जाएगा, अपने देश के लिए बात कर रहे हैं, तो अपने देश में कोई फॉरेनर आता है तो ये उसको अधिकार क्या प्राप्त होंगे, आप कहेंगे हाँ प्राप्त होंगे। क्या उसको जीवन जीने का अधिकार है, क्या आप उससे उसका जीवन छीन लेंगे अगर अपने देश में आएगा भारत में, आप कहेंगे नहीं। काम का अधिकार, वो यहाँ पर काम भी कर सकता है। वो समानता का भी अधिकार उसको होगा। ठीक है, क्या लेकिन उसको वोट देने का अधिकार होगा विदेशी को, आप कहेंगे नहीं। जब से वो भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं करेगा तब से उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो जो पूछा था राजनीतिक अधिकार वोट देने का अधिकार। और राजनीतिक अधिकार में क्या क्या आएगा उसको भी देख लें। तो चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार इसमें शामिल होता है। निर्वाचित यानी चुनाव लड़ने के बाद जीत कर निर्वाचित यानी सिलेक्शन का भी प्रोसेस होता है। ठीक है, निर्वाचित होने का भी अधिकार होता है। सरकार की आलोचना का भी अधिकार होता है। सरकार ने कोई गलत काम किया है, यानी एक तरह से
सरकार ने कोई ऐसा काम किया जो लोगों को पसंद नहीं आया, तो आप उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पेपर लीक होते हैं तो हम धरना प्रदर्शन नहीं करते, तो आलोचना हो गई ना एक तरह से सरकार की। तो चुनाव लड़ने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकार की आलोचना का अधिकार, ये सभी क्या है, एक राजनीतिक अधिकार है। अगर हम नागरिक अधिकार की बात करें तो वो होता है जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, काम का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, क्या नैतिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर दंड दिया जा सकता है? हाँ या नहीं में जवाब देना है आपको। आपको पता करना पड़ेगा कि नैतिक अधिकार दरअसल होता क्या है। तो आप कहेंगे कि नैतिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर दंड दिया जा सकता है, आप कहेंगे नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। नैतिक अधिकार वैसे होते क्या हैं? देखिए, अधिकार देखिए जो मतलब वो होता है ना, अधिकारों का जो वर्गीकरण है, अधिकार पहली बात होता क्या है आप ये जान लीजिए। तो वो एक है बोसांके, ठीक है, उनके अनुसार ये कहा गया कि अधिकार क्या है? अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज यानी सोसाइटी, समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है। अगर कोई सरकार कोई योजना लेकर आ रही है, कानून लेकर आ रही है और वो जनता को नहीं पसंद है, यानी एक तरह से उससे जनता में विरोध हो सकता है या एक तरह से हो सकता है, ठीक है, तो वो सरकार नहीं लाएगी। तो इसमें ये चीज़ देखा जाती है कि समाज में हम कैसे एकता देखें, ठीक है। एक होता है ना कि मतलब उससे कोई प्रभावित ना हो, कोई जाति प्रभावित ना हो, कोई धर्म प्रभावित ना हो, सबको समान अधिकार मिले, ठीक है, उसी को कहते हैं अधिकार। यानी बोसांके एक है, बोसांके के अनुसार क्या है, अधिकार की परिभाषा इन्होंने दिया है कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग यानी हम कोई डिमांड करें जिसे समाज स्वीकार करे और राज्य उसे लागू करे, उसी को अधिकार बोलते हैं। तो क्या नैतिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर दंड दिया जा सकता है? आप कहेंगे नहीं। जैसे नैतिक अधिकार आपसे पूछे मॉरल क्या है, नैतिक अधिकार को ही मॉरल बोलते हैं, ठीक है, मॉरल डिमांड। तो देखिए, उल्लंघन करने पर इसमें दंड नहीं मिलता। जैसे आपसे कहे कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आप कहेंगे हाँ करनी चाहिए। तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो क्या आपको कोई दंड मिलेगा? आप कहेंगे नहीं। आप कहेंगे कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ठीक है आप करें। अगर आप न भी करें सम्मान तो क्या आपको उसके लिए दंड दिया जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, दंड नहीं दिया जा सकता। तो यानी ये नैतिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसी का अधिकारों का वर्गीकरण यही दो तरीके से किया गया है ना। अधिकारों का वर्गीकरण दो तरीके से किया गया है, एक होता है नैतिक अधिकार, एक होता है कानूनी अधिकार। तो नैतिक अधिकार में तो आपको कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन कानूनी में अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं और फाटक ट्रेन का फाटक मतलब बंद है, तो आप उसमें से उसके आर पार जाने की कोशिश करेंगे, तो रूल है कि जब तक ट्रेन न चली जाए तब तक आप नहीं जाएंगे, यानी एक तरह से आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ट्रैफिक में देख लीजिए, लाइट जली रहती है, गाड़ी आर पार जाती रहती है, अगर आप उसमें जाने की कोशिश करेंगे तो आपको मतलब पुलिस मतलब पकड़ लेगी और क्या करेगी, उस पर मतलब क्या करती है आपसे, मतलब पैसे उसे ले लेती है या आपका चालान कट जाता है। ऐसे ना, ऐसा नहीं होता जिससे कानूनी रूप से, ठीक है। तो यानी कानून रूप से अगर आप किसी मतलब किसी काम का उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड मिलेगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, स्वराज बिल कब आया? तो स्वराज बिल की बात करें तो ये कब आया था? तो देखिए, जब स्वराज बिल की बात करें तो ये सन 1895 में आया था। और ये स्वराज बिल कौन लाया था? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। फिर सन 1925 में क्या था, एनी बेसेंट। सन 1900 मतलब भारत में मौलिक अधिकारों की मांग उठने लगी ना कि मौलिक अधिकार भारत में भी होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली बार मौलिक अधिकार किसको मिले थे, मैं आपसे पूछूं कि पहली बार जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश को मिले थे और किसके द्वारा मिले गए थे, तो आप कहेंगे
कि पहली बार जो मौलिक अधिकार वो ब्रिटेन की जनता को मिले थे, और किसके द्वारा? ब्रिटेन का राजा था जिसका नाम था जॉन, उसके ही द्वारा वहाँ की जनता को मौलिक अधिकार मिले थे। अगर वो आपसे पूछे कि कब मिले थे, तारीख, तो आप कहेंगे 15 जून 1215। ठीक है, 15 जून 1215 को पहली बार मौलिक अधिकार ब्रिटेन की जनता को राजा जॉन द्वारा दिए गए थे। ठीक है, अगला देखें, संवैधानिक रूप से अधिकारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो आप कहेंगे 3 भागों में। तो आप कहेंगे कौन कौन से? एक कहेंगे प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक रूप से एक होता है प्राकृतिक अधिकार, एक होता है मानवाधिकार, और एक होता है विधिक अधिकार। थोड़ा सा बस समझ लेते हैं कि प्राकृतिक अधिकार क्या है। जो प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं वो प्राकृतिक अधिकार होते हैं। जैसे जल तो हमें कोई देता नहीं, ये नेचुरल चीज़ है, प्रकृति द्वारा हमें मिलता है। ठीक है, सांस लेने का अधिकार, ये भी प्रकृति द्वारा है। ठीक है, वही हवा सांस हम लेते हैं। ठीक है, और मानवाधिकार की बात करें तो ये मानवाधिकार में बात की गई थी कि 1948 में घोषणा की गई थी यूएनओ द्वारा। 10 दिसंबर को मानवाधिकार की बात इसमें की गई। इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए कि यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को एक घोषणा द्वारा इसे लाया गया था। 10 दिसंबर 1948। और विधिक अधिकार की बात करें तो विधिक अधिकार में क्या है? विधिक अधिकार में भी 2 तरीके के होते हैं। यहाँ पर तो हो गए 3 तरीके, तो मैंने आपको 3 तरीका यही बता दिया, एक प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार, एक विधिक अधिकार। और इस विधिक अधिकार में भी 2 तरीके के होते हैं, माफ करिएगा। विधिक अधिकार में भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है संवैधानिक, एक होता है सांवेदिक। ठीक, सांवेदिक। तो देखिए संवैधानिक में आपका यही आ जाता है जो हम पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को FR से डिनोट कर दे। ठीक है, और सांवेदिक कानूनी में आपका आ जाएगा सूचना का अधिकार। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सूचना का अधिकार। तो बस आपको जानना है कि संवैधानिक रूप से अधिकारों का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। 3 भाग कौन कौन से? एक प्राकृतिक अधिकार जो प्रकृति द्वारा हमें दिए जाते हैं, जैसे सांस लेने का अधिकार एक तरह से हवा हो गया, और जैसे जल हो गया, पानी हो गया। ठीक है, दूसरा होता है मानवाधिकार, 10 दिसंबर 1948 को घोषणा द्वारा से लिया गया था यूएनओ द्वारा। ठीक है, और तीसरा है विधिक अधिकार। विधिक अधिकार में भी 2 तरीके के हैं, एक होता है संवैधानिक, एक होता है सांवेदिक। संवैधानिक में होता है फंडामेंटल राइट्स जो हम पढ़ रहे हैं यानी मौलिक अधिकार, और दूसरा है सांवेदिक अधिकार यानी इसमें है सूचना का अधिकार। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो भी विधि मौलिक अधिकारों के असंगत होंगे उसे शून्य मान ली जाएगी। यह बात किस आर्टिकल में कही गई है? अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे, अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप इसका जवाब बता पाएंगे। ठीक है, यानी जो भी विधियां फंडामेंटल राइट्स के असंगत होंगी, यानी कोई भी यहाँ पे विधियां होगा, विधियां का मतलब होता है कानून। जैसे कानून बनाना क्यों जरूरी है? वो तो लोगों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, हाँ, जैसी आवश्यकता पड़ती है उसी के अनुसार ही काम किया जाता है ना। अगर देश में हत्याएं ही ना हो, मतलब रेप भी ना हो, तो क्या ये कोई कानून बनेगा उसके लिए? आप कहेंगे नहीं बनेगा। यानी जिस हिसाब से परिस्थिति देखी जाती है उसी हिसाब से काम किया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो भी विधि, जो भी कानून फंडामेंटल राइट्स अगर आप पढ़े होंगे तभी आप बता पाएंगे, उसके असंगत होंगी, उसका विरोध करेंगे तो भी उसे शून्य मान ली जाएंगी, यानी वो कानून लागू नहीं होगा लोगों के लिए। ठीक है, और यह बात किस आर्टिकल में कही गई, यानी किस अनुच्छेद में कही गई है? तो ये बात कही गई है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 13 में कही गई है। ठीक है, और इस 13 में भी कई सबसेक्शन होते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 का सबसेक्शन 1 में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संविधान बनने के पहले की विधि किसमें बात की गई है?
और आर्टिकल 13 के सबसेक्शन में बात की गई है संविधान लागू होने के बाद की विधियां की बात की गई है। संविधान जब लागू हो जाए उसके बाद की कानूनों की बात की गई है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 13 के 3 में बात की गई है विधि की, इसमें व्याख्या की गई, यानी कानून की इसमें व्याख्या की गई है कि इसमें क्या हुआ, अधिनियम कौन सा आएगा। जैसे आप पढ़ते हैं नागरिक संरक्षण अधिनियम, जो कौन सा अधिनियम था वो, नागरिक यानी छुआछूत का जो अधिनियम था वो किस आर्टिकल में था, हाँ आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत, यही था ना, हाँ छुआछूत का अंत, उसके लिए एक नियम लाया गया था, अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम कौन सा सन में लाया गया था, आप कहेंगे 1955 में लाया गया था, ठीक है। अधिनियम के बाद, और इसमें अध्यादेश होता है, अध्यादेश जारी करने की विधि होती है, आदेश भी होता है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 13 के 4 में बात की गई है कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल में, 368 के भाग 3 के संदर्भ में इसे विधि यानी इसे कानून हम नहीं मानेंगे, ठीक है, मतलब कानून नहीं माना जाएगा, इसमें बात की गई है। ये 13 हो गया। अगला देखें, राज्य केवल धर्म, केवल की बात की, धर्म कामा यहाँ पे मूल वंश कामा जाति कामा लिंग एवं जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है, बताइए। यहाँ पे लिखा गया कि राज्य यानी स्टेट केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। यह बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप क्या बताएंगे कि यह बात जो कही गई है वो आर्टिकल नंबर 15 के 1 में कही गई है। तो इसका सही जवाब ये वाला होगा, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं, ये मौलिक अधिकार का कौन सा, मौलिक अधिकार टोटल 6 होते हैं, तो ये किस में है, स्वतंत्रता के अधिकार में है कि समानता के अधिकार में है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में है, कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता या सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार में है या सांविधिक उपचारों का अधिकार में है। तो आप कहेंगे ये जो भेदभाव की बात की गई ये समानता के अधिकार में है। और समानता के अधिकार कहाँ से किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आप कहेंगे 14 से 18 तक है, ठीक है। 14 से 18 यानी जो 15 का 1 आएगा वो तो इसी के बीच में नहीं आएगा, ठीक। और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि 15 के, ये जो 15 के 1 में इसकी बात की गई है, फिर 15 के सबसेक्शन 2 के सबसेक्शन ए में बात की गई है कि किसी व्यक्ति को, जो 15 का सबसेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 में जो ए में बात की गई है वो क्या बात की गई कि किसी व्यक्ति को दुकान, होटल या भोजनालय, रेस्टोरेंट जिसको कहते हैं, या मनोरंजन स्थल पर प्रवेश से इनकार नहीं करेगा। अगर आपको इनकार किया जाता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें बात की गई है कि आप किसी व्यक्ति के दुकान में गए, वहाँ पे उसने इनकार कर दिया तो आप इसके खिलाफ, इसके लिए भी कानून है, ठीक है। होटल गए, भोजनालय जहाँ पे रेस्टोरेंट होता है, ठीक है, और मनोरंजन स्थल, ठीक है, वहाँ पे। और यहाँ पे आर्टिकल नंबर 15 के 5 में क्या बात की गई है, इसका तो सही जवाब ये वाला हो गया। लेकिन आर्टिकल नंबर 15 के 5 में बात की गई है, क्या बात की गई, जो ओबीसी होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, SC ST के लिए शैक्षणिक स्थानों में प्रवेश में आरक्षण, यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट एडमिशन, यानी वो अगर किसी शैक्षणिक क्या बोलते हैं संस्थान में, इंस्टीट्यूट में अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी क्या है, आरक्षण है। यह बात 15 के 5 में की गई है। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा ये बात 15 के 5 में की गई है, तो आप कहेंगे 93वां संविधान संशोधन सन 2005, ठीक है, 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में ये बात की गई है। और आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा हमारा दिया गया है। और आपसे पूछे कि आर्टिकल नंबर 14 में तब क्या कहा गया है, आर्टिकल 14 में ये कहा गया है, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तो आप जानते हैं समानता का अधिकार है, मौलिक अधिकार टोटल 6 होते हैं, ठीक। तो 14 में ये बात की गई कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो आप कहेंगे कि विधि के समक्ष समता क्या है,
यानी कानून के लिए सब समान होंगे। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए कोई अलग सज़ा होगी, गरीब के लिए कोई अलग सज़ा होगी। लेकिन इसी में एक आता है कि विधि के समान संरक्षण। आर्टिकल नंबर 14 में ये बात की गई है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, विधि के समक्ष समता, और इसमें एक आता है विधि के समान संरक्षण। तो क्या आर्टिकल नंबर 14 में क्या बात की गई है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण के आधार पर से भेदभाव नहीं करेगा, यानी एक तरह से बोले इससे वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब समझे, विधि के समक्ष समता का मतलब ये है कि कानून सबके लिए समान होगा। ऐसा नहीं है कि आप अमीर हैं तो आपके लिए जो सज़ा होगी सेम केस के लिए, अगर कोई केस सेम किया है अमीर ने किसी और गरीब ने, दोनों सेम केस किया है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको 5 साल की सज़ा होगी और जो गरीब को होगा वो 20 साल की सज़ा होगी। ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए समान होगा। और यही बात विधि के समक्ष समता में की गई है। और विधि के समान संरक्षण में कौन सी बात कही गई है, आपसे पूछे। विधि के समान संरक्षण कहने का मतलब ये है कि समान परिस्थितियों में आपसे समान व्यवहार किया जाएगा। मान लीजिए आपको तो सज़ा मिल गई कि 5 साल अमीर को मिली और 5 साल गरीब की मिली, तो ये होगा विधि के समक्ष समता। लेकिन विधि के समान संरक्षण की बात कही, मान लीजिए मतलब कोर्ट आपके ऊपर जुर्माना लगा देती है, ठीक है, कि आपको इतने पैसे देने हैं। मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति है, ठीक, तो उसने लगा दी जुर्माना 40,000। मान लीजिए वो 1 लाख रुपए कमाता है अमीर व्यक्ति महीने का, और वो 40,000 उसके लिए है। लेकिन कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है महीने का गरीब, तो क्या वो 40,000 दे पाएगा? तो आप कहेंगे उसके लिए तो वो कठिन होगा, क्योंकि वो 10,000 महीने कमा रहा है, यानी वो 4 महीने की सैलरी जाकर देगा तब जाके 40,000 होगा। लेकिन वही अमीर जो होगा वो तो 1 महीने का 1 लाख रुपये कमा रहा है और उसको 40,000 देने में आसानी होगी। तो यानी ये क्या भेदभाव नहीं हुआ? भेदभाव हुआ ना एक तरह से। तो यानी जिसकी जैसी परिस्थिति रहेगी उसी के अनुसार उसको उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो ये जो बात की गई ये विधि के समान संरक्षण में बात की गई है। लेकिन जो सज़ा होगी, जिसे अगर मौत की सज़ा हो रही है तो दोनों को होगी, ठीक है। 10 साल की सज़ा उसको हो रही है गरीब को, तो अमीर को भी 10 साल की सज़ा होगी। लेकिन अगर जहाँ पे पैसों की बात की, जहाँ पे आर्थिक इकोनॉमिक की एक तरह से बात की जाए, तो उसको पहले मतलब उसकी इकोनॉमी, यानी उसके मतलब वो देखा जाएगा कि इसके पास कितना पैसा, ये कितना कमा रहा है, इसका बिजनेस क्या है, तब उसी के अनुसार काम किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपये वाले कमाने को 40,000 का जुर्माना लगा दिया जाएगा और 1 लाख रुपये को कमाने वाले को भी 40,000 का ही लगा दिया जाएगा। नहीं, गरीब का वो पैसा कम कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं है, इसीलिए वो ये जो बात की गई है विधि के समान संरक्षण में बात की गई है। तो आप कहेंगे ये तो भेदभाव हुआ ना, जो अमीर व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा था वो 40,000 दे देगा, लेकिन जो गरीब कमा रहा था, मान लीजिए 10,000 रुपये महीने, मान लीजिए उसको 5,000 का जुर्माना लगा, तो आप कहेंगे ये तो भेदभाव हो गया। तो आप जानते हैं समान परिस्थिति में समान संरक्षण मिलना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से भेदभाव हो गया। अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक भेदभाव हो गया। और इसी भेदभाव को ही हम क्या कहते हैं, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये जो भेदभाव हुआ अमीर और गरीब के बीच में इकोनॉमिक को लेकर, इसी के भेदभाव को ही हम क्या कहते हैं, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, अगला देखें, वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आप बताएंगे 6 हैं। तो आपको 6 बताना है कि क्या हुआ। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, एक होता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार पूरा नहीं आ पाएगा यहाँ पे, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। और एक आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार,
शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। और एक आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से आर्टिकल 28 तक है। और पांचवा आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, वो है 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो आर्टिकल 32 है। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, उपाधियों के अंत की बात किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में कही गई है? तो क्या कहेंगे 18 में की गई है। हाँ, आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। यानी ठीक है, उपाधियों के अंत की बात हमें आर्टिकल नंबर 18 में की गई है। लेकिन आप जैसे कोई किसी पद पर आ जाता है तो अपने गाड़ी के आगे लिखवा देता है फलाना ये फलाना वो डॉक्टर, तो मतलब ऐसा होता है ना। लेकिन इसमें जो छूट मिली है वो 2 वर्गों के लोग को मिली है। एक होता है सेना, जैसे सेना में देखते हैं कि मेजर होते हैं और भी होते हैं मेजर, मतलब कर्नल, ये सब लिखवा सकते हैं। यानी जो उपाधियों का अंत है ये तो कही गई है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। आप सेना और विद्या के क्षेत्र में इनको अनुमति इनको मिली हुई है। मेजर हो गया, कर्नल हो गया, डॉक्टर हो गया, देखिए सब अपने नाम के आगे मतलब प्रोफेसर भी लिखवाते हैं कि नहीं? कोई नाम के आगे आपने मतलब पीछे मतलब आगे मतलब डॉक्टर लिखवाते नहीं है। ठीक, तो ये बात की गई है इसमें। बस यही 2 ही क्षेत्र में अनुमति है, सेना के क्षेत्र में और एक विद्या के क्षेत्र में। ठीक, और अगर मैं आपसे पूछूं ये जो, हाँ, इसमें एक केस हुआ था, अब इसको जान लीजिएगा। ये तो 18 हुआ ना, इसमें एक केस हुआ था बालाजी राघवन वर्सेस एक हुआ था UOI। ठीक है, कब हुआ था? 1996 में हुआ था। ये इन्होंने ये बात इसमें इस केस में कही थी कि ये कोई उपाधि नहीं है, ये एक अलंकरण है। ठीक है, इसे नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। बस आपको इतना जानना है कि बालाजी राघवन केस हुआ था 1996 में हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? UOI। ठीक है। अगला है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। मैंने आपको अभी पीछे ही बताया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में इसकी बात की गई है। अब 23 से 24 के बीच में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि आर्टिकल नंबर 23 से 24 के बीच में हमारा क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले आप बताइए किसका क्या होने वाला है। ठीक है, आप अपने मन से सोचिए, अगर आप कहीं से पढ़े हैं तो आप बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में बात की गई है। तो आर्टिकल नंबर 23 की बात करें इसमें, तो आर्टिकल नंबर 23 में क्या बात कहा गया है कि बलात् श्रम को अप्रतिबंधित, यानी जो छोटे बच्चों से काम कराया जाता है उसको रोका गया है। ये बात किस आर्टिकल में कही गई? तो 23। अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों जो शायद 18 साल मतलब होते हैं ना 18 साल के नीचे, उन बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए। ये तो कानूनन मतलब इसकी जो बात की गई वो आर्टिकल नंबर 23 में की गई है। ठीक है, बालाश्रम को मतलब प्रतिबंधित, यानी प्रोहिबिट्स द फोर्स लेबर फॉर ट्रैफिक इन क्या हो जाएगा? ह्यूमन बींग्स। ठीक, फिर अगला है इसमें, हाँ, इसमें एक और बात थोड़ा जान लीजिए, अभी तो ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें एक आता है कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन। बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है बॉन्डेड लेबर। ठीक है, ये अधिनियम कब आया था? ये आया था अधिनियम 1976 में। कौन सा? बंधुआ मजदूरी को उन्मूलन भी बोलते हैं। ठीक है, अधिनियम सन 1976 में। और एक आता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सन 1948 में 1948 में आया था। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सन 1948 में। और आर्टिकल नंबर 24 में बात कर लें तो आर्टिकल नंबर 24 में बात की वो था बालात् श्रम को प्रतिबंधित करने की बात की गई थी, जिसमें बंधुआ मजदूरी थी, दास प्रथा थी। ठीक है,
और उसमें था कि हाँ, बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1976 में आया था। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो था वो 1948 में, और संविदा श्रम अधिनियम 1970 में, और समान पारिश्रमिक अधिनियम जो था वो 1976 में था। और आर्टिकल नंबर 14 में बात की आर्टिकल नंबर 24 में बात की गई है बाल श्रम पर प्रतिबंध। ठीक है, यानी 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाना या जोखिम भरे जो स्थान होते हैं वहाँ पर काम करने से प्रतिबंध, यानी प्रोहिबिट्स, यानी वहाँ पे रोका गया है। ठीक है, ठीक है, बस यहाँ तक मैंने आपको करा दिया। फिर अगला प्रैक्टिस सेट हम कल लेकर आएंगे, और ये डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, और ये डेली प्रैक्टिस सेट हमारा चलने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखा करिएगा, और जहाँ से आपने भी पढ़ाई की है तो आप देखा करिए आपको कितना क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से कल, तब तक के लिए धन्यवाद।